सत्य में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जो व्यक्ति सत्य को अपना मित्र मानकर हमेशा इसके साथ रहता है, अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाता है, वो जीवन में सुखी, समृद्ध और सफल होता है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। त्योहारों के मौसम में सरकार के अहम फैसले। 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में फिर से किया इजाफा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। 11 लाख से ज्यादा रेल कर्मचारियों को मिलेगा 1968 करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्पादकता बोनस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। 511 केंद्रों के साथ होगी शुरुआत। 34 जिलों में स्थापित हैं ये केंद्र। गाजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदना। कहा, जो जिम्मेदार उन पर हो कार्रवाई। हमले की संयुक्त राष्ट्र संघ ने की निंदा। ब्लास्ट के पीछे इजराइल नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू को मिला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का साथ। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रहे हालिया संघर्षों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई चिंता। कहा, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने की तैयारी करे सेना। भविष्य में पारंपरिक युद्ध की जगह लेंगे हाइब्रिड और विषम युद्ध। सेना कमांडरों के सम्मेलन को किया संबोधित। और क्रिकेट विश्व कप में लगातार चौथी जीत के इरादे के साथ बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगा भारत। न्यूजीलैंड टीम की वर्ल्ड कप में चौथी जीत, अफगानिस्तान को 149 रन से हराया। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। शाम को लगभग 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को ये सौगात देंगे। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से क्षेत्र को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर यानी कल भारत के पहले RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS के 17 किलोमीटर लंबे खंड की शुरुआत करेंगे। दिखने में ये ट्रेनें मेट्रो ट्रेनों जैसी ही हैं, लेकिन इनके कोच लगेज कैरियर और मिनी स्क्रीन की सुविधाओं से लैस हैं। पहले चरण में साहिबाबाद से दोहाई के बीच रैपिड रेल सर्विस शुरू होगी। पहले चरण में ये ट्रेन 5 स्टेशन पर रुकेगी। आपको बता दें कि साहिबाबाद और दोहाई डिपो के बीच प्राथमिकता वाले खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो जैसे 5 स्टेशन हैं। रैपिड एक्स ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच संचालित होगी। शुरुआत में ये ट्रेन हर 15 मिनट में उपलब्ध होगी। कैसी होगी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, आइए जानते हैं एक वीडियो के जरिए। केंद्र सरकार ने त्योहारों का मौसम शुरू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही रेल कर्मचारियों के लिए बोनस देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के सभी गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने को मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार ने 11 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को 1968 करोड़ रुपए से अधिक के पीएलबी के भुगतान की सहमति दी है। वर्ष 2022-23 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने 1509 मिलियन टन के रिकॉर्ड माल की ढुलाई की और लगभग 6.5 बिलियन यात्रियों को सुरक्षित सफर कराया है। इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय पर वित्तीय भार आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसके कारण सरकारी खजाने में 12,857 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। छोटे और गरीब किसानों के लिए सरकार ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले से देश की खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि छोटे और गरीब किसान भाई बहनों के हितों को ध्यान में रखते हुए गेहूं, चना और मसूर सहित कई रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इस महत्वपूर्ण फैसले से जहां हमारे अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ेगी, वहीं देश की खाद्य सुरक्षा भी और मजबूत होगी। आपको बता दें कि एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल और इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं और कुसुम के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जौ के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल और चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूंगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज़्यादा है और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहाँ हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहाँ पहुँचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता
किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है और ये एफसीआई के द्वारा राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफ़ी बल दिया है ताकि ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो, यानी कि मोटा अनाज, दलहन तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज़्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज़्यादा आय के साधन मिल सकें और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पर कम हो और आत्मनिर्भरता की ओर भारत और बढ़ सके। इसके अलावा हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए जिसके कारण फसल पैदावार में भी बहुत हमें सफलता मिली और फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है, फसल की पैदावार जो है वो भी 31% बढ़ी है पिछले 8 वर्षों में। 251.54 से बढ़कर 330.54 मिलियन टन्स ये भारत की अनाज की पैदावार हुई है और पल्सेस की भी देखें तो 27.5 मिलियन टन ये पैदावार हुई है। ऑयल सीड्स की 41 मिलियन टन हुई है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़े पल्सेस उत्पादन में से एक है, लेकिन उसके बावजूद हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऊपर बहुत बल दिया है और इसमें लगातार सफलता मिल रही है। देश के सीमाई क्षेत्रों के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा और ISTS को भी मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि ये हमला दूसरे पक्ष की हरकत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिका उनके साथ है। इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुद यहां आकर ये दिखाना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है, वो ISIS से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, इसमें अमेरिका हर तरह से इजराइल का साथ देगा। हम अपना वादा निभा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि इजराइल और यहां के लोग खुद को अकेला न समझें, अमेरिका आपके साथ है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुआ हमला 9/11 से भी बड़ा है। ये बहुत छोटा देश है और एक ही हमले में हजारों लोग यहां मारे गए हैं। In the wake of Hamas's appalling terrorist assault, it was brutal, inhumane, almost beyond belief what they did. This cabinet came together and standing strong, standing united, and I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. 75 years ago, your founders declared that this nation would be one based, quote, based on freedom, justice, and peace. Based on freedom, justice, and peace. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice, and in support of that peace. Today, tomorrow, and always. We promise you. As Israel legitimately targets terrorists, civilians are unfortunately harmed. Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this terrible war crime yesterday when a rocket fired by a Palestinian terrorist misfired and landed on a Palestinian hospital. The entire world was rightfully outraged, but this outrage should be directed not at Israel, but at the terrorists. As we proceed in this war, Israel will do everything it can to keep civilians out of harm's way
We have asked them and will continue to ask them to move to safer areas. We'll continue to work with you, Mr. President, to assure that the minimal requirements are met, and we'll continue to work together to get our hostages out. Mr. President, the road to victory will be long and hard, but united in purpose and with a deep sense of justice and the unbreakable spirit of our soldiers and our people, Israel will prevail. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में जनहानि से गहरा सदमा लगा है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वर्तमान संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों को रणनीति और योजना बनाते समय वर्तमान जटिल और कठिन विश्व परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। रक्षा मंत्री ने सेना का आह्वान करते हुए कहा कि अप्रत्याशित स्थितियों के अनुरूप योजना तैयार करें, रणनीति बनाएं और निपटने की तैयारी करें। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान जटिल और कठिन विश्व परिस्थिति वैश्विक स्तर पर सभी को प्रभावित करती है। हाइब्रिड युद्ध सहित गैर परंपरागत और असंयमित युद्ध भविष्य के पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होंगे और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे संघर्षों में भी ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को वर्तमान और अतीत में घटी वैश्विक घटनाओं से सीखते रहना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा कूटनीति, स्वदेशीकरण, सूचना युद्ध, रक्षा बुनियादी ढांचे और बल आधुनिकीकरण से संबंधित मुद्दों पर हमेशा ऐसे मंच पर विचार किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने हर आवश्यकता के समय नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने के अलावा देश की सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेना कमांडरों के सम्मेलन में उपस्थित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और प्रधानमंत्री के रक्षा और सुरक्षा दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सेना के नेतृत्व की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और उससे जुड़ा क्षेत्र न सिर्फ राज्य के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देते हैं, बल्कि राज्य की जीडीपी में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि बिहार सरकार 2008 से कृषि रोड मैप लागू कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 3 कृषि रोड मैप लागू होने का ही परिणाम है कि राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता बढ़कर लगभग 2 गुनी हो गई है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। 4th कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये बताया गया है कि इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। देवियों और स्वजनों, बिहार के किसान भाई बहन खेती में नए नए प्रयोगों को
आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति ने बिहार के किसानों से आग्रह किया कि वे जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती न सिर्फ कृषि की लागत कम करने और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि ये किसानों की आय बढ़ाने और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। मेरी राय है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान कृषि पैटर्न में बदलाव लाकर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है, जल स्रोतों का दोहन कम किया जा सकता है, मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण किया जा सकता है और सबसे बढ़कर लोगों की थाली में संतुलित भोजन पहुंचाया जा सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की एक प्रमुख फसल मक्के से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्जियों और फलों का उत्पादन भी आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। बिहार अनानास, आम, केला, अमरूद और लीची का प्रमुख उत्पादन राज्य है। यहाँ पर गोभी, बैंगन, आलू, प्याज जैसी सब्जियां भी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। बिहार के मखाना, कतरनी चावल, मोरचा धान, जर्दालू आम, सही लीची और मोघी पान को जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन सब्जियों और फलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में भंडारण, परिवहन और बाजार जैसी समस्याओं सामने आती है। उचित भंडारण, सस्ती और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था और व्यापक बाजार उपलब्ध कराकर फलों और सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति एम्स पटना के मेधावी छात्रों को डिग्रियां और पदक प्रदान करेंगी। शुक्रवार 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति का गया में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। आइए जानते हैं कि इस बीच क्या कुछ खास रहा दिल्ली में। We must ensure demand-driven and sustainable development cooperation based on country ownership and transparency. 2 अक्टूबर से शुरू हुई प्रधानमंत्री के स्मृति चिन्हों की ई नीलामी अभी भी जारी है। ये नीलामी 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस नीलामी में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे और क्यों खास है ये नीलामी। प्रधानमंत्री को मिलने वाले स्मृति चिन्हों की नीलामी चल रही है। दरअसल दुनिया के प्रमुख नेताओं में शामिल देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को अक्सर मित्र देशों की ओर से बहुमूल्य उपहार मिलते रहते हैं। ये उपहार पीएम को देश विदेश की यात्रा या फिर विदेशी मेहमानों के भारत यात्रा के वक्त मिलते रहते हैं। पीएम मोदी इन उपहारों की नीलामी से मिलने वाले पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगा देते हैं। इस साल प्रधानमंत्री के उपहारों की नीलामी का 5वां संस्करण है। पीएम मोदी को मिले कुछ उपहारों को ई नीलामी के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। नीलामी में 100 रुपए के मूल्य से लेकर 64 लाख रुपए तक की वस्तु शामिल है। इसमें 150 से अधिक उल्लेखनीय स्मृति चिन्ह हैं, जो राष्ट्र की सांस्कृतिक जीवंतता की झलक प्रदान करते हैं। ई नीलामी 31 अक्टूबर को समाप्त होगी। ई नीलामी के लिए उपलब्ध स्मृति चिन्हों का संग्रह पारंपरिक कलाओं की एक ज्वलंत श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जिसमें चित्र, मूर्तिकला, स्वदेशी हस्तशिल्प और आकर्षक लोक एवं जनजातीय कलाकृतियां शामिल हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं को सामान्य रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में दिया जाता है, जिसमें पारंपरिक अंगवस्त्र, शॉल, हेडगियर और औपचारिक तलवारें शामिल हैं। इस ई नीलामी की उत्कृष्ट कलाकृतियों में मोढेरा सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसे वास्तुशिल्प प्रतिकृतियां शामिल हैं। चंबा रुमाल, पट्टचित्र, ढोकरा कला, गोंड कला और मधुबनी कला जैसी उल्लेखनीय सामग्रियां स्थायी और गहन सांस्कृतिक सार को दर्शाती हैं, जो हमारे विविध समुदाय के मूर्त और अमूर्त दोनों पहलुओं को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले स्मृति चिन्हों की नीलामी का क्रम साल 2019 में शुरू हुआ था। पिछले 4 संस्करणों में 7000 से ज्यादा वस्तुओं को ई नीलामी के लिए रखा गया था। मतलब कि पीएम को मिले उपहारों की अब तक कुल 4 बार ई नीलामी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी के पैसों को भारत सरकार की नमामि गंगे पहल में योगदान के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार की यह प्रमुख पहल हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा को संरक्षित करने, बहाल करने और इसके संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अब बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप 2023 की। बुधवार को विश्व कप 2023 का 16वां मुकाबला न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। चेन्नई में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने 149 रनों से जीत दर्ज की। अब तक खेले गए अपने 4 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की ये लगातार चौथी जीत है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 288 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने शानदार 71 रनों की पारी खेली। जवाब में 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम महज 34 ओवर और 4 बॉल में ही 139 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 36 रन रहमत शाह ने बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन ने 7 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की जीत में ग्लेन फिलिप्स ने 71 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल में 8 अंकों के साथ शीर्ष पर है। विश्व कप 2023 का 17वां मुकाबला आज पुणे में 2 बजे से भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। भारत का इस विश्व कप में ये चौथा मुकाबला है। अब तक भारतीय टीम ने अपने तीनों मैच जीत लिए हैं। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 19 अक्टूबर साल 1869 को मातंगिनी हाजरा का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के तामलुक में हुआ। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थीं। मातंगिनी को बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1933 में करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ।
वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी रहीं। साल 1942 में एक विरोध प्रदर्शन के लिए मातंगिनी लगभग 5000 लोगों के साथ सरकारी डाक बंगले में पहुंच गई। अंग्रेजों ने 72 साल की उम्र में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं गिरने दिया और उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता रहा। 19 अक्टूबर साल 1910 को प्रसिद्ध खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म लाहौर में हुआ। खगोलिकी के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी सफलता उनके द्वारा प्रतिपादित चंद्रशेखर सीमा नामक सिद्धांत है। चंद्रशेखर सीमा के प्रतिपादन के फलस्वरूप ही न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का पता चला था। उन्होंने श्वेत ड्वार्फ तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण की विवेचना की। साल 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साल 1983 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 19 अक्टूबर साल 1920 को पांडुरंग शास्त्री अठावले का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रोहा में हुआ। वे भारत के दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उन्होंने साल 1954 में स्वाध्याय आंदोलन चलाया और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की। स्वाध्याय आंदोलन श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित आत्मज्ञान का आंदोलन है, जो भारत के 1 लाख से अधिक गांवों में फैला हुआ है और इसके लाखों सदस्य हैं। पांडुरंग शास्त्री अठावले के जन्मदिन को मनुष्य गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में पांडुरंग शास्त्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। इस दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता रानी के इस रूप को युद्ध के देवता की मां के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि पर्व गुजरात में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस पर्व की विशेष रौनक के साथ। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अभी मत हटाइए, मत हटाइए, मत हटाइए।